हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम बलवंत भंडारी है और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ हठ योगा प्रैक्टिसेस इन हेल्थ प्रमोशन। तो हमारे स्वास्थ्य की बढ़ोतरी के लिए हठ योगिक अभ्यास का महत्व क्या है। हठ योगा इज एन एनर्जेटिक एंड लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिस ऑफ पोस्चर्स, ब्रेथ, gestures, locks, meditation sounds and cleansing process for enhance the physiological functions of the body so as to prepare it for achieving mental balance and realizing spiritual goals. ओके, तो हठ योगा एक एनर्जेटिक एक प्रैक्टिस बताई गई है, ठीक है, जो हमें फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग करती है। हमारी बॉडी में स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। तो हठ योगा एक योगिक फॉर्म है जिस पर कई ऋषियों ने कई सारी हठ योगिक टेक्स्ट लिखी है, जिसमें मुख्य है, जिसमें मेन है हठ प्रदीपिका, गृहण संहिता, वशिष्ठ संहिता, शिव संहिता, ठीक है। तो कई सारी टेक्स्ट हैं जिसमें स्पेशली हठ प्रदीपिका और गृहण संहिता को ही हम समझेंगे, क्योंकि 11th का जो योगा का सिलेबस है उसमें प्रॉपर एक टॉपिक है हठ प्रदीपिका का भी और गृहण संहिता का भी। तो हमारा 11th और 12th का जो योगा का सिलेबस है वो एक हम बोल सकते हैं कि वो इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर हठ योगा की बात करेंगे तो हम रेफरेंस लेंगे हठ प्रदीपिका का और गृहण संहिता का, ठीक है। तो इसमें बोला गया है आसनास, प्राणायाम, मुद्रा बंध, मेडिटेशन के लिए नाद अनुसंधान एंड क्लींजिंग जो प्रैक्टिस होती है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए षट क्रियास को यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम ने, जो महर्षि स्वात्माराम है, उन्होंने योग के 4 अंग बताए हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध एक साथ है और नाद अनुसंधान। उसी तरह से जो हमारा जो गृहण संहिता है, जो महर्षि गृहण है, उन्होंने सप्तांग योग की बात की गई है, ठीक है। उन्होंने उसमें हम बोल सकते हैं कि जो गृहण संहिता है उसमें 7 अंग हैं, लेकिन अभी जो नोट्स हैं सीबीएसई के नोट्स है एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जो रेफरेंस लिया है वो हठ प्रदीपिका का रेफरेंस लिया है, जिसमें पहले आसन है, फिर उसके बाद प्राणायाम है, मुद्रा बंध है, नाद अनुसंधान है। तो हठ प्रदीपिका में जो महर्षि स्वात्माराम है उन्होंने टोटल 15 आसनास बताए हैं और प्राणायाम उसमें टोटल 8 प्राणायाम मेंशन है, मुद्रा बंध एक साथ 10 हैं उसमें मेंशन, ठीक है, और नाद अनुसंधान इटसेल्फ। तो आसनास की प्रैक्टिस करते समय या आसनास से पहले स्वात्माराम जी कहते हैं कि जो एस्पिरेंट है, जो साधक है, उन्हें षटक्रियास की प्रैक्टिस करनी चाहिए, यानी कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में जो वात पित्त कफ है वो बैलेंस हो जाए, हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए, ठीक है, हमारी बॉडी हम बोल सकते हैं कि शुद्ध हो जाए। हमारा शरीर जब शुद्ध हो जाता है तो फिर हम जब आसनास की प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि आगे चलकर हम जो फर्दर प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है कि हमें आसनास की प्रैक्टिस करने के बाद हम आगे चलकर जब हम प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे तो उस वक्त हमें षट क्रियास नहीं करनी है। देखिए, ये प्रैक्टिस है, तो कायदे से अगर देखा जाए तो पहले षट क्रियास की प्रैक्टिस की जाती है, उसके बाद आसनास की प्रैक्टिस की जाती है, देन उसके बाद प्राणायाम की प्रैक्टिस की जाती है, देन उसके बाद मुद्रा बंध, क्योंकि मुद्रा बंध जो है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि आसनास और प्राणायाम का ही कुछ एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। फिर आगे चलकर हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं। तो टोटल मैंने बताया कि टोटल इसमें हठ प्रदीपिका में टोटल 15 आसनास हैं, प्राणायाम टोटल उसमें 8 है, मुद्रा बंध एक साथ दोनों 10 माने जाते हैं, ठीक है, और नाद अनुसंधान। तो नाद अनुसंधान का मतलब होता है, नाद मीन्स ध्वनि, साउंड, और अनुसंधान का मतलब होता है खोज करना, ठीक है, ढूंढना, सूक्ष्म जो साउंड है उससे अपने आप को जोड़ना, उसको खोजना, उससे अपने आप को जोड़ना, मेडिटेट करना, ठीक है, यही होता है नाद अनुसंधान। तो अगर देखा जाए तो आसनास की प्रैक्टिस, प्राणायाम की प्रैक्टिस, मुद्रा बंध की प्रैक्टिस, मेडिटेशन की प्रैक्टिस, ये कुछ इस तरह से है कि हम बाहरी वर्ल्ड से अपने आप को इनर वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहे हैं। तो नाद अनुसंधान में ये भी बोला जाता है कि एस्पिरेंट जो साधक है, जब आसनास की प्रैक्टिस करने के बाद उसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, स्ट्रेंथ आ जाती है,
तब वो नेक्स्ट जो स्टेप है प्राणायाम की तरफ मूव करता है, ठीक है, ताकि वो लंबे टाइम तक अपने आप को प्राणायाम करने के लिए अपने आप को बैठा सके, ठीक है। अब उसकी बॉडी में किसी तरह की हम बोल सकते हैं कि पेन ना हो, तकलीफ ना हो उसको बैठने में, उसकी बैठने की वो एक तरह से बैठने के आदी हो जाए, ठीक है। इसलिए हम आसनास की प्रैक्टिस करते हैं पहले, ताकि बॉडी में स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है, बॉडी में ठहराव आ जाए। प्राणायाम को करने के लिए हमारी बॉडी में स्टेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है, ठहराव होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्राणायाम की प्रैक्टिस करने के बाद, प्राणायाम यानी कि ब्रीदिंग प्रैक्टिस होती है एक तरह से। प्राणायाम की प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम मुद्रा बंद की प्रैक्टिस करते हैं। मुद्रा बंद हम बोल सकते हैं कि आसनास और प्राणायाम का ही एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें आसनास में हमारी बॉडी की जो ऊर्जा होती है ना, वो लॉस होती है, ठीक है, जो हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो लॉस होती है आसनास में। वहीं मुद्रा बंद में हमारी बॉडी की जो एनर्जी है ना, वो कम से कम लॉस होती है, कम से कम खर्च होती है, ठीक है। जो एस्पिरेंट है मुद्रा बंद करते वक्त अपनी एनर्जी को अपनी बॉडी में ही बना के रखता है, ठीक है। इस तरह से इसमें प्रैक्टिस की जाती है। और नाद अनुसंधान में हम अपने आप को इनर वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। इनर वर्ल्ड का मतलब यहाँ पर ये है, अपनी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, उसमें जो सूक्ष्म जो आवाज़ें होती हैं, उनको सुनना, उनको पहले खोजना, उनकी तरफ धारणा करना, ध्यान करना। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हमें, यानी कि जो एस्पिरेंट है, उसको अपनी बॉडी के जो अंदर जो आवाज़ें हैं, हार्ट बीट तक उसको सुनाई देती है, ठीक है। इसी को बोला गया है नाद अनुसंधान, यानी कि मेडिटेशन, इनर मेडिटेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है हठ योगा की, ये स्पेशली हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसको बेटर करता है, ताकि हमारा जो मेंटल बैलेंस है, हमारी जो मेंटल जो स्थिति है, हमारी जो मानसिक स्थिति है, उसमें भी ठहराव आ सके, उसमें भी एक तरह से हम बोल सकते हैं स्ट्रेंथ आ सके, ठीक है, ताकि हम जो स्पिरिचुअल गोल्स हैं उनको हम अचीव कर सके, ठीक है। तो स्पिरिचुअल जो गोल्स को अचीव करने का यहाँ पर यही मतलब है कि आत्मा को समझना, ठीक है, आत्म तत्व को समझना, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से भिन्न, अलग समझना, डिफरेंट समझना, आत्म तत्व को परमात्म तत्व से जोड़ना, हम बोल सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कॉन्शियसनेस को सुपर कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ना, एक करना, उनका यूनियन होना, ठीक है, आपस में कनेक्ट होना, वो एक कंडीशन है, योग की कंडीशन, जिसको स्पिरिचुअली हम बोलते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। ओके, तो हठ योगिक जो प्रैक्टिस है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको हम समझते हैं। नंबर 1 पॉइंट, इम्प्रूव रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारा जो श्वसन तंत्र है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसकी इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो हठ योगिक प्रैक्टिस है काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। हठ योगा हेल्प्स to improve functioning of respiratory system and increase the vital capacity of the practitioner। तो जो हठ योगिक जो प्रैक्टिस है, जो आसनास की प्रैक्टिस है, जो 15 आसनास की प्रैक्टिस है, सिर्फ 15 आसनास की नहीं, जो टोटल हमारे 32 आसनास हैं, जो गेहरंड संहिता है उसमें 32 आसनास मेंशन किए गए हैं। तो टोटल हमारे जो 32 आसनास हैं उनकी प्रैक्टिस करने के बाद रेगुलर उनकी जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हम प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं, मुद्रा बंद की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारा श्वसन तंत्र है, उसमें इम्प्रूवमेंट आने लगता है, और जो हमारी जो वाइटल कैपेसिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आने लगती है। तो वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है कि कितनी मैक्सिमम एयर ऑफ वॉल्यूम को हम एक्सेल कर पाते हैं एक फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद। तो इन सिंपल टर्म में अगर मैं बोलूं तो जो लंग्स की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना ही वाइटल कैपेसिटी है। स्पेशली उज्जयी प्राणायाम इज सिंपली मीन्स वन हु कॉन्कर्स ब्रेथ एंड इज वन ऑफ द 8 प्राणायामा ऑफ हठ योगा। तो हठ योगा में मैंने आपको बताया कि हठ प्रदीपिका में स्पेशली 8 प्राणायाम मेंशन किए गए हैं, जिसमें से जो उज्जयी प्राणायाम है उसको विक्ट्री करने वाला, आपकी जो ब्रेथ है, जो आपकी श्वास है, उस पर जीतने वाला, उस पर विजय प्राप्त करने वाले प्राणायाम के तौर पर इसको माना जाता है। उज्जयी का मतलब होता है विक्ट्री करने वाला, जीतने वाला। वेयर उज्जयी प्राणायामा क्योर्स from all breathing disorders and keeps our respiratory system away from all disease। ठीक है, तो उज्जयी प्राणायाम स्पेशली हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो बीमारियां हैं, जो डिसऑर्डर्स हैं, उसको क्योर करने के लिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेस्ट प्राणायाम में से इसको एक माना जाता है। एग्जाम्पल्स आसनास में धनुरासन, पश्चिम उत्तान आसन, गौमुख आसन एक्सेट्रा, प्राणायाम, उज्जयी, भस्त्रिका एक्सेट्रा।
अब देखिए आसनास का जो सिलेक्शन है वो कुछ इस तरह से होता है कि पर्टिकुलर आसनास जो हम परफॉर्म करते हैं उससे हमारे बॉडी के किस पर्टिकुलर ऑर्गन या सिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है, यौगिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी कि हमारे लंग्स, हमारे एयरवेज, ठीक है, तो एयरवेज और लंग्स, स्पेशली लंग्स पर कौन कौन से ऐसे आसनास हैं जिनको करने पर आज जो हमारे लंग्स है उस पर यौगिक प्रेशर पड़ता है, यौगिक प्रभाव पड़ता है, मसाजिंग होती है, हम ऐसे आसनास को भी चूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे धनुरासन जब हम करते हैं तो हमारे लंग्स भी थोड़े प्रेस होते हैं। ठीक है, और पश्चिमोत्तान आसनास में भी हमारे जो एयरवेज है वो भी प्रेस होते हैं, उस पर भी हम बोल सकते हैं कि मसाजिंग होती है, एक प्रभाव पड़ता है, एक दबाव पड़ता है आसनास का। गौमुख आसनास में भी हमारी जो लंग्स हैं वो श्रिंक भी होते हैं। ठीक है, उसमें भी दबाव पड़ता है, मसाजिंग होती है। कंडीशन अप्लाई का मतलब मेरा यहाँ पर ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि आसनास को अगर हम कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए तो उसमें दबाव ही होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। तो हम उसका ऑल्टरनेटिव भी देखते हैं। जैसे अगर किसी को कोई हार्ट पेशेंट है तो हम कोई ऐसे आसन नहीं करेंगे जिससे हार्ट की तरफ प्रेशर पड़े, ठीक है, या हमारा हार्ट दबे। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें रिलैक्सेटिव आसनास को चूज़ करने पड़ते हैं। तो आसनास का जो सिलेक्शन होता है वो हम धीरे धीरे समझते हैं जैसे जैसे हम आसनास की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जैसे हम यौगिक अभ्यास करते हैं एक अच्छे यौगिक गुरु की छत्र छाया में। तो इसमें कुछ आसनास बताए हैं, धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन, गौमुखासन एक्सेट्रा। प्राणायाम में उज्जाई प्राणायाम और भस्त्रिका। उज्जाई प्राणायाम जैसे कि आपको मैंने बताया कि उज्जाई प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारी जो ब्रेथ है, जो हमारी श्वास है उस पर विक्ट्री करने वाला प्राणायाम में से एक है। अब देखिए जो आसनास हैं और जो प्राणायाम है इसकी प्रैक्टिस मैं अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में तो नहीं करा सकता। इनके लिए मैं अलग अलग से एक एक वीडियो बनाऊंगा, धनुरासन के लिए, पश्चिमोत्तानासन के लिए, गौमुखासन के लिए, उज्जाई प्राणायाम के लिए, भस्त्रिका प्राणायाम के लिए, ठीक है, कपालभाति क्रिया के लिए, तो षट क्रियास के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा मैं प्रैक्टिस वाली आगे चलकर। ठीक है, बट आसनास और प्राणायाम और जो षट क्रियास है उससे पहले मैं यौगिक जो वार्म अप हैं, जो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है, उनकी प्रैक्टिस मैं पहले उनकी जो वीडियोस हैं मैं पहले वो स्टार्ट करूँगा इस जितने भी हमारा जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं इनके कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो अभी इन आसनास और ये जो प्राणायाम है इनकी जो प्रैक्टिस कैसे होती है, अगर अभी तो मुझे टाइम लगेगा इनकी वीडियोस बनाने में, तब तक के लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में भी देख सकते हैं कई और सारी वीडियोस। ठीक है, आगे चलकर अगर मेरा लेक्चर कभी कोई देखता है, ठीक है, तब तक अगर मैंने ये जो आसनास हैं, ये जो प्राणायाम है, अगर मैं तब तक कोई ऐसी वीडियो बना देता हूँ तो इन आसनास के और प्राणायाम की जो वीडियो है उनका जो लिंक है मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मैं अटैच करूँगा। ठीक है, तो उज्जाई प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम इसमें रिकमेंड किया जाता है जो ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स है उसको क्योर करने के लिए भी, और भी ऐसे प्राणायाम हैं, बट स्पेशली उज्जाई प्राणायाम और भस्त्रिका काफ़ी अच्छे प्राणायाम माने जाते हैं हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा जो श्वसन तंत्र है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए। सेकंड, इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। ठीक है, तो हमारा जो हार्ट सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करे, जिसके लिए हठ योगिक प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हठ योगा इम्प्रूव्स कार्डियोवास्कुलर वेलनेस एंड फिटनेस। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ हठ योगा आसनास हेल्प्स टू नॉर्मलाइज दी ब्लड प्रेशर। ओके, तो हठ योगा के जो आसनास हैं, जो प्राणायाम हैं, यानी कि जो हठ योगिक प्रैक्टिस है, जब हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हमारा जो हार्ट सिस्टम है वो भी फिट एंड फाइन होता है, उसमें भी किसी तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें नहीं देखने को मिलती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई हार्ट पेशेंट है, ठीक है, या हार्ट रिलेटेड उनको प्रॉब्लम अब है तो वो एडवांस आसनास की प्रैक्टिस करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये उनके लिए है जो अभी हेल्दी है, जिन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, वो इन आसनास की प्रैक्टिस करेंगे ताकि इन फ्यूचर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें ना हो। बट ऑलरेडी अगर जिन्हें हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए कुछ सिलेक्टेड आसनास हैं और सिलेक्टेड प्राणायाम है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ हठ योगा आसनास हेल्प्स टू नॉर्मलाइज दी ब्लड प्रेशर, यानी कि हम जब आसनास की प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम
आसनास की प्रैक्टिस हम फास्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि फास्ट आसनास की अगर हम प्रैक्टिस करते हैं ना, वो सही तरीका नहीं होता है, क्योंकि आसनास को करते वक्त हमारा जो पूरा कंसंट्रेशन है उस आसन से हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या स्ट्रेचिंग हो रही है, कहाँ कहाँ इफेक्ट कर रहा है वो पर्टिकुलर आसन, उस पर हमारा ध्यान होता है, ठीक है। हम आसन को अपनी ब्रीदिंग के साथ जोड़ते हैं। जब हम आसन को, यानी कि जब हम कोई भी आसन परफॉर्म करते हैं, हम कोई किसी तरह की मूवमेंट करते हैं, जब हम उसको ब्रीदिंग के साथ जोड़ते हैं, अपनी श्वास के साथ जोड़ते हैं, तब हमारे मन में जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो अनवांटेड थॉट्स हैं, वो भी आने बंद हो जाते हैं। बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, तो वही है कि अगर आप आसन को कर रहे हो और मन में ख्याल आ रहे हैं, यानी कि आपने अपने आप को जोड़ा नहीं है उस पर्टिकुलर आसन से, उसके प्रभाव से अगर आपने जोड़ा नहीं है, यानी कि आप खाली बैठे हो मन से, तो मन खाली है तो कोई ना कोई जो उसमें थॉट है वो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए हमें अपने आसन को, अपने पर्टिकुलर मूवमेंट को जो हम उस पर्टिकुलर आसन में कर रहे हैं, उसको हमें ब्रीदिंग के साथ भी जोड़ना है, हमें कोऑर्डिनेशन मैच करना है, और यही हमें हेल्प करता है हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में और हमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिले। The regular practice of Hatha Yogic asanas are effective in controlling the disease related to heart. तो जब हम आसनास की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर तरीके से होगा। जब ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होगा तो हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हमें बॉडी में देखने को नहीं मिलती है। स्पेशली शवासन इज मेनली कंसिडर्ड द बेस्ट आसन फॉर हार्ट पेशेंट्स, which is one of the 15 asanas of Hatha Yoga. This asana relaxes the body completely and normalizes the heart rate and has a positive effect on it. ठीक है, तो हठ योगा में जो 15 आसनास हैं उनमें से शवासन भी एक आसन है जिसे मृत आसन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हार्ट पेशेंट वालों के लिए काफ़ी अच्छा आसन है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को कूल करता है, कूल डाउन करता है, हमारी बॉडी को ये रिलैक्स करता है, हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन है, जो हार्ट पंपिंग है, ठीक है, जो हार्ट बीट है, उसको ये नॉर्मल करेगा। हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जो ब्लड का जो प्रेशर है वो नॉर्मल होता है इस पर्टिकुलर आसन से, ठीक है। तो ये आसन जो है काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है हार्ट पेशेंट के लिए स्पेशली। एग्जाम्पल्स आसनास में शवासन, जैसे कि अभी इसमें बता रखा है, मकर आसन, वीर आसन। वीर आसन जो है ना, ये भी हमारी बॉडी को कूल डाउन करता है। तो जो शवासन है, मकर आसन है, जो वीर आसन है, ये तीनों आसन काफ़ी रिलैक्सिंग आसनास हैं। तो जब हम आसनास की प्रैक्टिस भी करते हैं ना, उस वक्त भी हम जब थक जाते हैं, जब हम फटीक फील करते हैं, उस वक्त भी हमें इन आसनास को भी चूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एडवांस आसनास की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम आसनास को परफॉर्म कर रहे हैं, हम थक रहे हैं, हम हाफ रहे हैं, ठीक है, हम टायर्ड फील कर रहे हैं, फिर भी हम लगे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा हमें बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। जब हम आसनास में थकान को फील करते हैं तो हमें रिलैक्सेटिव आसनास को भी चूज़ करना चाहिए, ठीक है। जैसे ये शवासन है, मकर आसन है और वीर आसन है। तो जो शवासन है इसको तो हम लेट कर करते हैं पीठ के बल, और जो मकर आसन है इसको हम पेट के बल लेट के करते हैं, और जो वीर आसन है इसको हम बैठ कर करते हैं, ठीक है। ये जो तीनों आसनास हैं ये काफ़ी अच्छे आसनास हैं, हमारी बॉडी को ये कूल डाउन करते हैं, हमारी बॉडी को ये रिलैक्स करते हैं। तो इन आसनास की भी जो मैं वीडियोस हैं आगे चलकर मैं अपलोड करूँगा एज सुन एज पॉसिबल अगर होगा। प्राणायामस में स्पेशली भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, बट विदाउट कुंभक। तो विदाउट कुंभक का मतलब ये है कि हमें इन प्राणायामास को हमें विदाउट होल्डिंग करना है, हमें अपनी श्वास को रोकना नहीं है। किन के लिए? जो हार्ट पेशेंट है, ठीक है। जो हार्ट पेशेंट है वो किसी भी प्राणायाम में कुंभक नहीं लगाएंगे, ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, हार्ट की तरफ प्रेशर आ सकता है। स्पेशली जो भ्रामरी प्राणायाम है और शीतली है और शीतकारी प्राणायाम है, ये कूलिंग प्राणायाम है, ये हमें रिलैक्स करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को भी ये डाउन करते हैं। Okay, next, improve digestive system. By practicing Hatha Yoga regularly, our digestive system is improved. The digestive fire और अग्नि is stimulated. तो इसका मतलब यहाँ पर यही है कि जब हम हठ योगिक आसनास की प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर बेसिस पे, षटक्रियास की प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं, मुद्रा बंद की प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आने लगता है। अब देखिए यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया गया है डाइजेस्टिव फायर या अग्नि, तो यहाँ पर
अध्यात्म की अगर लैंग्वेज में अगर हम बोले तो जठर अग्नि की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। और साइंस के लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हमारे जो स्टमक है उसमें से जो उसकी जो वॉल है वहाँ से जो ग्लैंड्स हैं वहाँ से कई सारे जूसेस का सिक्रेशन होता है, ठीक है, जो क्या करते हैं हमारी जो फूड है उसके जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो अणु हैं उसको तोड़ते हैं। तो जठर अग्नि का भी यही काम होता है, ठीक है। तो जठर अग्नि स्पिरिचुअली अध्यात्म की लैंग्वेज में हम जठर अग्नि बोलते हैं, ठीक है। और साइंस की लैंग्वेज में हम यही मानते हैं कि जो जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो जब हम उसको च्यू करते हैं, च्यू करने के बाद जब हमारे इसोफेगस यानी कि जो हमारा फूड पाइप है जब उससे वो नीचे की तरफ आता है हमारे स्टमक में वो एंटर करता है तो कई सारे जो सिक्रीशंस होते हैं जूसेस का जिसको हम रस बोलते हैं, कई सारे जो एंजाइम्स है उसका सिक्रीशन होता है जब वो मिलते हैं फूड से, ठीक है। तो फास्ट रिएक्शन होता है ताकि उसको और जल्दी मेल्ट किया जा सके, तोड़ा जा सके, उसको डाइजेस्ट किया जा सके। तो यही है जठर अग्नि। तो हमारी जो जठर अग्नि है वो स्टिमुलेटेड हो जाती है। दिस इंक्रीजेस द एपेटाइट एंड बैलेंसेस द मेटाबॉलिज्म। तो यही है कि इससे क्या होगा, इससे हमें भूख लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो और जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो भी उसमें भी बैलेंस आने लगेगा, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आने लगता है। तो देखिए भूख लगना एक अच्छी चीज़ है, तो इसको हम बुरा नहीं मान सकते कि हमें भूख लगती है। तो भूख लगना यानी कि हमारे शरीर को ज़रूरत है न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कार्ब्स है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, फैट्स हैं, ठीक है, इनकी ज़रूरत है। तो भूख जब हमें लगती है तो ये एक तरह से इंडिकेशन है कि इन जो ये पोषक तत्व है इनकी हमें हमारे शरीर में ज़रूरत है। और जो हमारा मेटाबॉलिज्म में, तो मेटाबॉलिज्म का मतलब यहाँ पर यही होता है कि हम जब जिस फूड को इनटेक करते हैं उसमें से जो भी पोषक तत्व है हमारी बॉडी को कितनी अमाउंट में मिलता है, कितनी अमाउंट में मिल पाता है। एक तरह से हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म का मतलब यही है कि पूरी जो डाइजेशन प्रोसेस है, फूड इनटेक करना, उसका डाइजेशन होना और उसमें से जो भी पोषक तत्व है हमारी बॉडी के ऑर्गन्स तक कितनी अमाउंट में मिल पाता है, ठीक है। अगर मेटाबॉलिज्म डाउन है तो जो भी हम फूड इनटेक करेंगे उसमें से जो भी पोषक तत्व है हमें कम मिलेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है तो जो भी हम फूड इनटेक करेंगे उसमें से जो भी पोषक तत्व है हमें पर्याप्त मात्रा में हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको मिलेगा। तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने के लिए हमारी जो जठर अग्नि है यानी कि जो जूसेस है उसका जो सिक्रेशन है वो सही अमाउंट में हो, जिसके लिए योगिक आसनास जो स्पेशली जो हठ योगिक जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानी गई है। तो हठ योगिक प्रैक्टिस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आसनास की बात कर रहा हूँ, प्राणायाम की बात कर रहा हूँ, षट क्रियास की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मुद्रा बंद की मैं बात कर रहा हूँ। आसनास स्ट्रेच द बॉडी, मसाजिंग द एब्डोमिनल मसल्स एक्सेट्रा। तो आसनास की प्रैक्टिस करने से क्या होगा, हमारी बॉडी में स्ट्रेचिंग होगी, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी जो है, मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। और जो हमारा जो एब्डोमिनल पार्ट है, जो हमारा एब्डोमिन पार्ट है उसके आसपास, उसमें जो जितने भी उसके आसपास के जो ऑर्गन्स हैं उसमें एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मसाजिंग होती है, प्रॉपर तरीके से मसाजिंग होगी, जिसकी वजह से जो फूड है वो एफिशिएंटली वो मूव करेगा जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें, ठीक है। तो जो हमारा होल डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो हमारे माउथ से लेकर हमारे एनस तक होता है। तो जो भी फूड हम इंटेक करते हैं वो हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें प्रॉपर तरीके से मूव करे, जिसके लिए जो हठ योगिक प्रैक्टिस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी गई है। दिस कॉजेज फूड टू मूव एफिशिएंटली अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक। तो आसनास की प्रैक्टिस जब हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो हमारा जो फूड है वो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें प्रॉपर तरीके से आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। बाउल मूवमेंट इज रेगुलेटेड एंड कॉन्स्टिपेशन रिलीज्ड। तो इसका मतलब यही है, बाउल मूवमेंट का मतलब होता है कि जो इच्छा होती है डेफिकेशन की, जो मल त्याग करने की, वो हमें फील होती है। तो बाउल मूवमेंट अगर हमारी प्रॉपर होगी तो हमारा पेट हमारा साफ होगा, जो भी वेस्ट है वो इजीली बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं है कि हमने आज कुछ खाया, ठीक है, हमारा पेट ही साफ नहीं हो रहा, कल भी कुछ खाया हमारा पेट ही साफ नहीं हो रहा, परसों भी कुछ खाया पेट ही साफ नहीं हो रहा। कई लोगों का होता है, तो इसका मतलब है कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई है। तो कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है तो वो ना हो, जिसके लिए आसनास काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अकॉर्डिंग टू हठ योगा आसनास, मयूरासन इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इम्प्रूविंग आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आसनास में जो मयूर आसन है ना वो सबसे अच्छा आसन माना जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो जो मयूर आसन है वो मोर से आया है, ठीक है, जो पिकॉक है। तो जिस तरह से हम मानते हैं, जिस तरह से माना जाता है कि जो मोर है जब वो किसी भी पॉइजनस स्नेक, जो जहरीले जो सांप है, जब उसको खाता है, ठीक है, खा लेता है, तो
जो उसका जो जहर है ना उसको भी वो डाइजेस्ट कर लेता है। तो इस तरह से मानते हैं कि जो मोर है, जो पिकॉक है, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जहर खाना है उसके बाद ये आसन करना है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जस्ट एक एग्जाम्पल है कि माना जाता है, ऐसा होता है कि जो मोर है वो जहरीले जो स्नेक है, जो सांप है, उसको खा लेता है, उसके बाद भी उसे जो उसका जो पॉइजन है उसको भी वो डाइजेस्ट कर लेता है इजीली, ठीक है। तो इसीलिए जो मयूर आसन है वो मोर से आया है। तो हम ये मानते हैं कि जो मयूर आसन है, जब हम इसकी हम जब रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। ऐसा भी माना जाता है कि एस्पिरेंट जो साधक जब मयूर आसन में सिद्धि हासिल कर लेता है तो वो किसी भी तरह की चीज़ों को पचा लेता है, ईजिली पचा लेता है। आसनास में इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, जिसमें मयूर आसन है, जिसमें पश्चिमोत्तान आसन है, जिसमें मत्स्येंद्र आसन है, ठीक है। ये मत्स्येंद्र आसन ये भी बैठ के किया जाता है, पश्चिमोत्तान आसन भी बैठ के ही किया जाता है। मयूर आसन में हम दोनों हाथों पे बैलेंस बनाते हुए, ठीक है, हम इसको करते हैं। धनुरासन इसको हम लेट कर करते हैं, पेट के बल लेट कर हम दोनों पैरों को पकड़ते हैं, ठीक है। तो इन आसनास की जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी जो स्टमक है, जो हमारा एब्डोमिन है, उसमें एक तरह से मसाजिंग होती है, ठीक है। वहाँ की जो स्ट्रेंथ है उसमें डेवलपमेंट होती है, हमारी जो कोर मसल्स है वो भी टाइट होती है। कई लोगों की जो पेट की जो मसल्स होती है ना वो काफ़ी वीक होती है, ठीक है, जिसकी वजह से भी उनका जो मेटाबॉलिज्म है काफ़ी लो रहता है। तो जो हमारी कोर है उसको टाइट करने के लिए, ठीक है, हमारी जो एब्डोमिन का जो पार्ट है उसकी जो मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये आसनास काफ़ी इंपॉर्टेंट आसनास हैं। प्राणायामास में भस्त्रिका, सूर्यभेदी एक्सेट्रा, तो वो हीटिंग प्राणायाम, ठीक है, वो हीटिंग प्राणायाम जो हमारी जठर अग्नि को प्रदीप्त करेंगे। तो यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो हीटिंग प्राणायाम होते हैं ना उसको रिकमेंड किया जाता है। Okay, next, clean and shiny skin. These Shatkriya practices deeply purify body and mind and prepare for further practices. तो जो षटक्रियाज हैं इसका भी एक हमारा टॉपिक है। तो इसका जो लेक्चर वीडियो है मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप देख सकते हैं मेरी जो प्रीवियस जो वीडियोस है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जो षटक्रियाज है ना, जो शुद्धिकरण है, षटक्रियाज के थ्रू जो हम शुद्धिकरण करते हैं अपनी बॉडी का, इसका इफेक्ट ना सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ पर पड़ता है, इसका इफेक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। तो जिस तरह से हम अच्छे वस्त्र पहनते हैं, हम जब नहाते हैं तो हम खुश फील करते हैं, अच्छे विचार आते हैं, हम साफ फील करते हैं। तो इसी तरह से जब हम शुद्धिकरण करते हैं अपनी बॉडी का तो हमारा जो मन है वो प्रसन्न होता है, हम खुश फील करते हैं, हम लाइट फील करते हैं, हम हेल्दी फील करते हैं। Additionally, the asanas works as detoxifying agents at some levels, eliminating toxins, resulting in increased inner glow and shiny skin. तो षटक्रियास के अलावा जो आसनास होते हैं ना वो भी हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, ठीक है। जब हमें स्वेटिंग होती है तो उसके थ्रू भी हमारी बॉडी में से कई सारे जो टॉक्सिन्स हैं ना वो बाहर की तरफ निकल आते हैं, तो जिससे हमारी जो स्किन है वो ग्लो करती है। अब देखो, स्किन का जो ग्लो करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम कोई क्रीम लगा रहे हैं या हम अपनी स्किन को हम बाहर से साफ करते हैं। तो देखो, जो सप्लाई है वो अंदर से हो रही है। फेस पे या बॉडी में कहीं अगर रैशेस हुए हैं या मुहासे हुए हैं जिसको हम पिंपल्स बोलते हैं, तो अगर हम उसके ऊपर कोई क्रीम अप्लाई करते हैं, तो हमने क्रीम अप्लाई किया, उसको हमने ड्राई किया, हमने उसको सुखा दिया, वो ठीक हो गया, फिर वो दोबारा होगा। वो कहाँ से होगा? क्योंकि सप्लाई तो पीछे से हो रही है ना, तो हमें अंदर से क्लीन करना है। तो जो स्किन है ना हमारी बॉडी की, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में, हमारे स्किन में ग्लो आए, ठीक है, वो क्लीन हो, जिसके लिए हमें बाहर से जितना अप्लाई करना उससे ज़्यादा हमें अंदर से कुछ अप्लाई करना है। अंदर से अप्लाई करने का मतलब ये है कि हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करनी है। हमारी जो बॉडी है उसमें कई सारे टाइनी पोर्सेस होते हैं। जिस तरह से हम श्वास लेते हैं ना, हमारी जो स्किन है वो भी श्वास लेती है, ठीक है, वो भी ब्रीथ करती है इन जो टाइनी पोर्सेस हैं। तो इन पोर्सेस का ओपन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इनर ग्लो के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी बॉडी को अंदर से डिटॉक्सिफाई करें, जिसके लिए आसनास और षटक्रियास काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एग्जाम्पल्स आसनास में धनुरासन, वीरासन, मत्स्येंद्र आसन एक्सेट्रा। अब देखिए, स्पेशली वो आसनास जिसका इफेक्ट, सीधा प्रभाव हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है, उन आसनास को हमें चूज करना चाहिए। षटक्रिया, वमन, शंख प्रक्षालन,
वमन कुंजल, ठीक है, इसमें यही है कि अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हम पानी पीते हैं, ल्यूकवार्म वाटर, उसके बाद हम पानी को बाहर निकालते हैं, ठीक है, पानी को पीते हैं फिर पानी को बाहर निकालते हैं। तो षटक्रियास का जो हमारा टॉपिक था मैंने उसमें ऑलरेडी इस चीज़ों को मेंशन कर रखा है, तो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियो है षटक्रियास की आप उसको देख सकते हैं। शंख प्रक्षालन, शंख जिस तरह से शंख होता है ना अंदर से मियंडर फॉर्म में होता है, घुमावदार फॉर्म में होता है, उसी तरह से हमारी बॉडी में जो आंतें होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेशली, क्योंकि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वही सबसे ज़्यादा घुमावदार फॉर्म में होती है, मियंडर फॉर्म में होती है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन तो हमारी इतनी घुमावदार नहीं होती है जितनी कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ही होती है कायदे से। तो शंख प्रक्षालन का मतलब जिस तरह से हमारी जो शंख अंदर से घुमावदार फॉर्म में होता है, मियंडर फॉर्म में होता है, उसी तरह से जो हमारी छोटी आंत है उसको क्लीन करना, ठीक है, एक तरह से उसकी सफाई करने के लिए शंख प्रक्षालन है, लघु शंख प्रक्षालन है, ठीक है। पानी पीना, उसको डाइजेस्ट करना, उसको अपने मलद्वार है उससे बाहर की तरफ निकालना, अपने एनस से बाहर निकालना, तो यही है लघु शंख प्रक्षालन। ओके, नेक्स्ट प्राणायाम शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका। तो शीतली और शीतकारी प्राणायाम को काफ़ी इंपॉर्टेंट प्राणायाम माना जाता है। जो लोग अपनी स्किन को क्लीन करना चाहते हैं, अपनी स्किन में ग्लो लाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जिनका जो बुढ़ापा है देरी में आए, तो उसके लिए शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम काफ़ी अच्छे प्राणायाम है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग रेगुलर बेसिस पे शीतली और शीतकारी प्राणायाम करते हैं ना, उनके फेस पे, उनकी बॉडी में रिंकल्स बहुत देरी से आते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम स्पेशली हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एक तरह से इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि स्किन जो है हमारी तभी क्लीन होगी, तभी शाइनी होगी जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्लीन होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स। द हठ योगा इफेक्टिवली वर्क्स ऑन द डिफरेंट जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, हेल्पिंग देम गेट देयर फुल रेंज ऑफ मोशन। तो जब हम आसनास की रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी जो जॉइंट्स हैं, हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं वो भी प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे, वो भी प्रॉपर तरीके से मूव करेंगे, ताकि हम अपनी बॉडी का फुल रेंज ऑफ मोशन कर सके, ठीक है। हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं ना उनका प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सके। आसनास हेल्प टू टोन अप द मसल्स एंड इन्हेंसेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी। तो आसनास जो है हमारी बॉडी को टोन करते हैं, हमारी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारी बॉडी की जो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल आसनास के पश्चिमोत्तानासन, गौमुखासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन एक्सेट्रा। तो देखिए फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें उन आसनास को चूज़ करना चाहिए जो हमारी बॉडी में जो वात है ना उसको कम करे, उसको बैलेंस करे। अगर हमारी बॉडी में वात बैलेंस हो जाएगा तो जितने भी जॉइंट्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी शॉर्ट आउट होने लगती है जब हम इन आसनास को प्रैक्टिस करते हैं, जिससे हमारी बॉडी की जो वात है उसको कम किया जा सके, उसको बैलेंस किया जा सके स्पेशली। तो पश्चिमोत्तानासन, गौमुखासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, ये आसनास ऐसे आसनास हैं जो हमारी बॉडी में जो वात है उसको बैलेंस फॉर्म में लेके आते हैं। प्राणायाम, भस्त्रिका, सूर्यभेदी, नाड़ी शोधन एक्सेट्रा। अब देखिए जॉइंट्स में अगर फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करनी है, अगर वात रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें कूलिंग प्राणायाम नहीं करना है, जैसे शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, इस तरह के जो प्राणायाम है हम उनको नहीं करेंगे। जो कूलिंग प्राणायाम है ना वो हमारे वात के लिए काफ़ी घातक है। हम बोल सकते हैं कि वात के लिए वो इतने अच्छे नहीं माने जाते हैं, ठीक है। वात क्योर करने के लिए, वात को बैलेंस करने के लिए हमें एक तरह से हीटिंग प्राणायाम का ही यूज़ करना चाहिए, जैसे भस्त्रिका है, सूर्यभेदी है। नाड़ी शोधन प्राणायाम तो वात वालों के लिए भी ठीक है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये जो प्राणायाम है ये स्पेशली अनुलोम विलोम की तरह ही होता है। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम में सिर्फ यही डिफरेंस है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम होल्डिंग करते हैं और अनुलोम विलोम में हम होल्डिंग नहीं करते हैं। अनुलोम विलोम में हम क्या करते हैं, लेफ्ट से इनहेल करते हैं, देन राइट से एक्सहेल करते हैं, देन अगेन हम राइट से इनहेल करते हैं और लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम क्या करते हैं, सेम यही स्टेप्स, बट हम बीच में होल्डिंग करेंगे। अब हम लेफ्ट से इनहेल करेंगे सेम, अब हम होल्डिंग करेंगे। पहले होल्डिंग के लिए हम जालंधर बंद का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या दोनों फिंगर्स हम पिंच कर सकते हैं। स्पेशली हम जालंधर बंद का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो एयरवे है ना इसको हम ब्लॉक करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ काउंट के बाद जो हम रेशो फॉलो भी कर सकते हैं, 1:4 का रेशो। तो कुंभक के लिए 4 रेशो को बोला गया है। तो रेशो, मैं किस रेशो की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए आप प्राणायाम की जो मेरी वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। तो होल्डिंग के लिए स्पेशली अपने ब्रीदिंग को होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए हम कुंभक लगाते हैं। तो पहले हमने लेफ्ट से इनहेल किया, हमने होल्ड किया,
रोक के रखा अपनी श्वास को, उसके बाद हमने राइट से एक्सेल किया, देन हम राइट से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, देन लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। तो ये है हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में सिर्फ डिफरेंस यही है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम, नाड़ी शोधन एक तरह से प्राणायाम है, अनुलोम विलोम एक लाइट वर्जन हम बोल सकते हैं नाड़ी शोधन का, जिसमें हम अनुलोम विलोम हम होल्डिंग नहीं करते और नाड़ी शोधन में हम होल्डिंग करते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर प्राणायाम तब बनता है जब उसमें कुंभक भी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने इनहेल किया और एक्सेल किया वो प्राणायाम हो गया। तो होल्डिंग जो है बहुत ही सोच समझ के हमें करानी पड़ती है, क्योंकि कई से ऐसे भी लोग होते हैं जो हार्ट पेशेंट वाले होते हैं, कई ब्लड प्रेशर कई लोगों का बड़ा रहता है, ठीक है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है कई लोगों को काफ़ी, तो इसलिए हमें कई लोगों को हमें होल्डिंग नहीं कराना चाहिए। तो स्पेशली जब हम किसी को आसनास कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं, तो उससे पहले हम उनकी हेल्थ कंडीशन जो है ना वो हम जानते हैं, उसके बाद ही उनके लिए सेट्स बनाए जाते हैं कि उनके लिए, उनकी बॉडी के लिए कौन कौन से आसनास इंपॉर्टेंट है और प्राणायाम कौन से इंपॉर्टेंट है। किसी का ब्लड प्रेशर लो रहता है और ठीक उसके बगल में एक इंसान खड़ा है जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, दोनों के लिए प्राणायाम अलग होंगे। और कुछ कुछ प्राणायाम सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे हमारा अनुलोम विलोम हमारा हम सेम कर सकते हैं, नाड़ी शोधन भी हम करा सकते हैं, बट सेम चीज़ की कंडीशन कितनी बड़ी है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है तो उनको हम होल्डिंग थोड़ा कम कराते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनका लेवल क्या है, उनका ब्लड प्रेशर कितना ज़्यादा हाई रहता है, तो पर्सन टू पर्सन वो डिपेंड करता है। उस हिसाब से हमें प्राणायाम की प्रैक्टिस, आसनास की प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए और करानी चाहिए होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंप्रूवमेंट इन नर्वस सिस्टम। हठ योगिक प्रैक्टिसेस हेल्प टू improve sympathetic nervous system and maintains homeostasis in the body. The parasympathetic nervous system of human body are brought into lowers the blood pressure and heart rate by practicing हठ योगा रेगुलरली। तो यहाँ पर दो टर्म्स का यूज किया गया है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपली मैं अगर बोलूँ तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी जो हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ना उस चीज़ के लिए। यानी कि हम कहीं चल रहे हैं, आगे से कोई गाड़ी आई, हम जो रिफ्लेक्शंस हैं हम तुरंत साइड होते हैं, या हम दौड़ रहे हैं, ठीक है, या हम डांस कर रहे हैं, या हम योग कर रहे हैं, हम थक रहे हैं। जब हम किसी भी तरह की एक्टिविटी करते हैं, परफॉर्म करने के बाद हम फटीग फील करते हैं, हम जब थकान फील करते हैं, ठीक है, जो भी हमने एक्टिविटी परफॉर्म की, जो पूरी होल एक्टिविटी है, जैसे हम सपोज हम दौड़ रहे हैं, उस वक्त हमारी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना वो एक्टिव होगी। और उसके बाद जब हम फटीग फील करते हैं, जब हम थकान फील करते हैं, जब हम टायर्ड फील करते हैं, हमें रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे हम थक जाते हैं, हम जब बैठ जाते हैं या हम लेट जाते हैं, यानी कि अब हम रेस्ट मोड में हैं। तो अब जो हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना वो अपना काम करना बंद कर देती है। अब जो हमारी स्टार्ट होती है वो होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसका काम होता है हमें कूल डाउन करने का, ठीक है, हमें रिलैक्स करने का, हमारी हार्ट बीट को नॉर्मल करने का। जहाँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी हार्ट बीट को बढ़ाएगी, वहीं जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमें कूल डाउन करेगी, हमारे हार्ट बीट को नॉर्मल करेगी। ठीक है, तो इस चीज़ से हम यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं कि जब हम हठ योगा की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, जब हम आसनास की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो हम जल्दी थकेंगे नहीं, और जब हम थक जाएंगे तो हम जल्दी कूल डाउन भी हो जाएंगे, हम जल्दी रिलैक्स भी हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ कदम चलते हैं या थोड़ा कुछ परफॉर्म करते हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत एक्टिविटी करते हैं तो जल्दी थक जाते हैं, हाफने लगते हैं, और जब वो बैठते हैं, ठीक है, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, तो वो बहुत देर में रिलैक्स फील करते हैं, यानी कि बहुत देर में उनकी थकान जो है वो मिटती है। वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारी एक्टिविटी को परफॉर्म कर लेते हैं, यानी कि बहुत काम वो कर लेते हैं, और जो बैठते हैं रेस्ट करने के लिए तो जल्दी रिलैक्स भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कितनी स्ट्रांग है। इसको इम्प्रूव करने के लिए जो हठ योग की प्रैक्टिस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी गई है। तो जब हमारा नर्वस सिस्टम हमारा हेल्दी होता है तो हमारी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और हमारी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो भी हमारी काफ़ी स्ट्रांग होती है। ठीक है, उसमें भी काफ़ी अच्छा, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उसके रिजल्ट भी हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, जिससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो जल्दी नहीं बढ़ता है, और अगर बढ़ गया है तो वो जल्दी नॉर्मल भी हो जाता है। हमारी जो हार्ट पंपिंग है ना, जो हमारी हार्ट बीट है ना, वो अगर जल्दी बढ़ी है तो वो जल्दी नॉर्मल जो कंडीशन है उसमें भी आ जाती है।
ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि आसनास की हम जब रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो इसका इफेक्ट हमारी नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है। आसनास में इसमें वीरासन, शवासन, मकरासन, तो ये एक तरह से हम बोल सकते हैं रिलैक्सेटिव आसनास है। ठीक है, तो हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये पर्टिकुलर आसनास बता रखे हैं। प्राणायाम में भ्रामरी, शीतली, शीतकारी। भ्रामरी प्राणायाम ये हमें रिलैक्स करने के लिए काफ़ी अच्छा प्राणायाम माना जाता है। शीतली, शीतकारी प्राणायाम भी हमें कूल डाउन करने के लिए हम इससे हम काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं, हम काफ़ी कूल हो जाते हैं, यानी कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी नॉर्मल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। In our body, several glands are situated at various places. These glands secrete specific hormones which performs specific functions. ठीक है, तो हमारी बॉडी में ना अलग अलग जगह पे कई सारी ग्लैंड्स मौजूद होती हैं जो सिक्रीट करती हैं अलग अलग तमाम एंजाइम्स को, हार्मोन्स को, जो अलग अलग जो टास्क है उसको परफॉर्म करते हैं बॉडी में। ठीक है, जो हार्मोन्स होते हैं ना उसका काम होता है बॉडी में अलग अलग फंक्शनिंग को परफॉर्म करना। मैल फंक्शनिंग ऑफ दीज ग्लैंड्स मे कॉज डिसऑर्डर्स। तो इन ग्लैंड्स में से जो हार्मोन्स का सिक्रेशन अगर कम होता है, अगर मैल फंक्शनिंग हो जाती है, यानी कि इन ग्लैंड्स में अगर किसी तरह की कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो जिस वजह से उन ग्लैंड्स में से जो सिक्रेशन है हार्मोन्स का वो या तो कम होगा या तो निकलेगा ही नहीं। तो इससे क्या होगा, जो काम था उन हार्मोन्स का हमारी बॉडी में जो फंक्शनिंग थी वो फंक्शनिंग ही नहीं होगी। ठीक है, वो किस तरह की फंक्शनिंग है हम अभी आगे समझेंगे। प्राणायामा रिजुवनेट पिट्यूटरी एंड पीनल ग्लैंड्स स्पेशली। अब देखिए, जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि हमारी बॉडी में कई सारी जगह से जो ग्लैंड्स होती हैं उसमें से सिक्रीट होता है हार्मोन्स। ठीक है, तो हमारी जो ब्रेन है ना, यहाँ पर एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड अंदर की तरफ, जिसमें से ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है, निकलता है, जिसका काम होता है हमारी बॉडी में हमारी जो हाइट है उसको इंक्रीज करने का। हमारी बोन्स, हमारी मसल्स, हमारी बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो इसी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होता है, ग्रोथ हार्मोन, उसी से होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो ये ग्लैंड है पिट्यूटरी, इसमें अगर किसी तरह की मैल फंक्शनिंग हो जाती है, यानी कि अगर इसमें किसी तरह की दिक्कत हो जाती है, कोई फॉल्ट हो जाता है, जिससे क्या होगा, सिक्रेशन कम होगा। अब जब सिक्रेशन कम होगा ग्रोथ हार्मोन का तो हाइट रुकेगी। ठीक है, तो वो लोग जिनकी हाइट रुकी रहती है ना, वो लोग जिनकी हाइट या तो बहुत छोटी होती है, तो ये भी एक कॉज होता है कि जो हार्मोन है वो सिक्रेट कम हुआ है, जिससे हाइट उनकी रुक गई। या वो लोग जिनकी हाइट काफ़ी लंबी होती है, तो उनका क्या होता है, उनका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, ओवर सिक्रेशन हो गया, ओवरफ्लो हो गया, एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो ऐसे लोगों का जिनकी हाइट काफ़ी लंबी होती है, उनमें जो सिक्रेट होता है हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, वो काफ़ी ज़्यादा लेवल में हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही एक तरह से मेल फंक्शनिंग है कि या तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना या तो बढ़ना ही ना। ठीक है, या तो बहुत ही कम बढ़ना। तो यही चीज़ है कि हमारी जो ग्लैंड्स है वो भी एक तरह से हेल्दी रहे। ठीक है, हमारी जो ग्लैंड्स है, जो सिक्रेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो, जिसके लिए जो आसनास है, जो प्राणायाम है, जो हठ योगिक प्रैक्टिस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीनल ग्लैंड जो होती है, पीनल ग्लैंड का काम होता है हमारी बॉडी में हमारी उठने और जागने की जो हमारी साइकिल है ना, उसको मेंटेन करना। यानी कि हम कब उठेंगे, हमें कब उठना है, हमें कब सोना है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी पीनल ग्लैंड। हम रात को सोते हैं, हमें सुबह उठना है, हमें 4 बजे उठना है, हमें 3 बजे उठना है, हमें 6 बजे उठना है, हम कब सो रहे हैं, ठीक है, हमें कब जागना है। तो सोने और जागने के लिए जो हमारी स्लीप अवेक जो साइकिल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी पीनल ग्लैंड। आसनास, धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन, वीरासन एक्सेट्रा। प्राणायाम में भ्रामरी, उज्जाई, भस्त्रिका एक्सेट्रा। अब देखिए, जो ग्लैंड है उसमें ना कई सारे आसनास हैं, उसका इफेक्ट पड़ता है हमारी डिफरेंट ग्लैंड्स में। धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन, वीरासन। ठीक है, हम इसमें कई सारे आसनास लिख सकते हैं, बट जो प्राणायाम होते हैं ना, जो वाइब्रेशंस होती हैं, उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ग्लैंड्स में एज कम्पेयर टू आसनास। आसनास का भी पड़ता है, जो स्ट्रेचिंग होती है उसका भी पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, बट जो वाइब्रेशंस होती हैं बॉडी में, जो कंपन होती है, उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ग्लैंड्स में। ठीक है, इंपॉर्टेंट दोनों है, आसन भी इंपॉर्टेंट है और प्राणायाम भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलेट्स एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, बर्न्स फैट। हठ योगा असिस्ट इन वेट रेगुलेशंस एज extra oxygen burns fat more efficiently. If one is underweight, extra oxygen feeds
स्टार्विंग टिश्यूज एंड ग्लैंड्स। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि हठ योगा की जब हम रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो जो ओबेसिटी वाले लोग हैं, जो काफ़ी मोटे हैं, ठीक है, जिनका वेट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो हठ योगिक अभ्यास करने से जो उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलेगी वो उनकी जो एक्स्ट्रा जो फैट है उसको बर्न करेगी, उनके मोटापे को कम करेगी। ऑन द अदर हैंड वो लोग जो अंडरवेटेड है, जो लोग दुबले पतले हैं, उनके जो स्टार्विंग टिश्यूज़ यानी कि जो भूखे हम बोल सकते हैं उतक और जो ग्लैंड्स हैं वो भी एक तरह से रिजुविनेट हो जाएंगे, उसमें भी हम बोल सकते हैं वो भी हेल्दी हो जाएंगे, यानी कि उनकी जो बॉडी है वो भी शेप में आने लगेगी, उनकी बॉडी में भी टोनिंग आने लगेगी। स्पेशली बोला जा सकता है कि उनकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है ना वो भी बूस्ट अप होगा, क्योंकि होता यही है वो पतले इसलिए हैं क्योंकि वो कुछ भी खाते हैं उनकी बॉडी में लगता ही नहीं है, उनका मेटाबॉलिज्म इतना वीक है कि वो कुछ भी खा रहे हैं उससे जो भी पोषक तत्व हैं वो उनकी बॉडी तक पहुंचता ही नहीं है, ठीक है। जितना वीक होगा मेटाबॉलिज्म उतना कम अमाउंट में जो पोषक तत्व हैं जिस फूड को उन्होंने इनटेक किया है वो उनको कम मिलेंगे। तो स्पेशली जब हम आसनास की प्रैक्टिस करते हैं ऐसे दुबले पतले लोग ना, तो वो और पतले नहीं होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो बूस्ट अप होने लगता है, उनका जो जठर अग्नि है ना वो प्रदीप्त होने लगती है, तो वो कुछ भी खाएंगे धीरे धीरे उनकी बॉडी में वो लगेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, जो लोग मोटे हैं, जो ओबेसिटी वाले लोग हैं वो पतले होंगे, और जो लोग पतले हैं ऑलरेडी, जो अंडरवेटेड हैं, वो भी धीरे धीरे सही ट्रैक में आएंगे, वो भी हेल्दी स्टेट में आएंगे। आसनास में धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन और मयूरासन। तो स्पेशली वो आसनास, क्योंकि पेट जो है ना वही जड़ है हर तरह की बीमारियों का, कोई भी बीमारी आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट सारी बीमारियों की जो जड़ है वो पेट ही है। आप क्या खाते हैं, आपका रहन सहन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका रूटीन क्या है, आपकी डाइट कैसी है, स्पेशली डाइट और आपके रूटीन, ठीक है। आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल को आप फॉलो तो नहीं करते हैं, आप ज़्यादा जंक फूड तो नहीं खाते हैं, आप सोते कितने हैं, क्योंकि जो लोग कम सोते हैं ना वो भी मोटे होते हैं, ठीक है। हमें नींद, और जो लोग ज़्यादा सोते हैं वो भी मोटे होते हैं, तो हमें नींद जो है ना वो डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटी की है, आपकी बॉडी को जो रेस्ट है वो कितना चाहिए, वो डिपेंड करता है आपकी जो डेली रूटीन है, आपका जो वर्कआउट है, ठीक है, आपकी जो कंडीशन है रोज़ की, कि आप किस तरह से कितना काम करते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी को कितने रेस्ट की ज़रूरत है। तो अगर आप कम नींद लेते हैं या आप ज़्यादा नींद लेते हैं तो दोनों इफेक्ट करेगा। तो इसमें जो आसनास हैं, धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, ये आसनास स्पेशली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए माने गए हैं। तो यानी कि वो जो ओबेसिटी वाले लोग हैं ना वो अपने गड़बड़ पेट की वजह से ही मोटे हुए हैं, ठीक है, वो गलत खाते हैं, उनकी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, गलत तरीका जीने का, लाइफ जीने का गलत तरीका वही है, वही उसी तरह के लोग ही ओबेसिटी के शिकार होते हैं, ठीक है। तो ओबेसिटी और जो अंडरवेटेड है उसके लिए हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वही रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आप वीक है, ठीक है, तो आप अंडरवेटेड भी होंगे, और अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका डिसबैलेंस है, अगर आपका जो रूटीन है वो गड़बड़ है, तो आप ओबेसिटी के शिकार भी होंगे। तो यहाँ पर स्पेशली उन्हीं आसनास को चूज किया गया है जिसका सीधा इफेक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है, ठीक है। प्राणायाम में भस्त्रिका, सूर्यभेदी, भ्रामरी, ऊंचाई एक्सेट्रा। तो इसमें और भी आप प्राणायाम लिख सकते हैं, लेकिन ओबेसिटी वालों के लिए और अंडरवेटेड वालों के लिए जो हीटिंग प्राणायाम होते हैं ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम तो दोनों के लिए अच्छा है, ओबेसिटी जो फैट बर्न करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति क्रिया, ठीक है, कपालभाति प्राणायाम नहीं होता, वो कपालभाति क्रिया है, वो कपालभाति क्रिया और स्पेशली षट क्रियास ओबेसिटी वालों के लिए तो षट क्रियास नंबर 1 है, क्योंकि स्वामी जो स्वात्माराम है, जो महर्षि स्वात्माराम है, उन्होंने आसनास की चर्चा करने से पहले ये बोला है कि जो मोटे लोग हैं वो पहले षट क्रियास की प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आसनास और प्राणायाम में इसमें हम और भी चीज़ मेंशन कर सकते हैं, बट स्पेशली जो इसमें गिवन है आसनास और प्राणायाम ये इसमें बेस्ट माने जाते हैं, ठीक है। तो इतना ही था हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, साइनिंग आउट, नमस्ते।